ठीक है, तो इसको हम 14 मार्क के अंदर डिस्कस करेंगे कि व्हाई वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड। ठीक है, देखो पहला रीजन मुस्लिम लीग बनाने का ये था, इस 14 मार्क के अंदर क्वेश्चन आपसे कहता है टू काउंटर द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ कांग्रेस द मुस्लिम लीग वाज फॉर्म। ठीक है, क्या ये मेन रीजन था? एग्जामिनर हमेशा आपको इसी तरीके से जो है ना वो 14 मार्क के अंदर एक सिनेरियो देता है। इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर क्या सिनेरियो है? इस क्वेश्चन के अंदर ये सिनेरियो है कि क्या मुस्लिम लीग सिर्फ इस वजह से बनी क्योंकि उसको कांग्रेस की पावर को रोकना था। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट देना होगा। क्या करना होगा? सिंपलिस्टिक। अपने पास पहले सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट कॉपी कर लो क्योंकि वो आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। लिखिए अपने पास, लिखो अपने पास, मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड, मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड, Muslim League was founded in 1906. Muslim League was founded in 1906 for different reasons. For different reasons, as discussed below. For different reasons, as discussed below. As discussed below. ठीक है, अब आपको समझना है। सबसे पहले अपने पास आप फर्स्ट रीजन आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, ये 14 मार्क का क्वेश्चन है कि भाई मुस्लिम लीग बनी क्यों। ये 10 मार्क में भी आ सकता है और 14 मार्क में भी आ सकता है। आपने रीजंस लिखने। तो पहला रीजन ये है, P1 के अंदर आप ये लिखेंगे, पैराग्राफ 1 के अंदर, कि कांग्रेस जो है वो दिन ब दिन उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। मुझे जरा बताएं इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 के अंदर। वो कौन शख्स, ये मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ खाली, वो कौन शख्स थे जिन्होंने कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट को प्रमोट किया था? वो, हाँ, नहीं 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 सर सैयद तो मुस्लिम रिफॉर्मर थे। एलन, ये नाम आप लोग याद कर लें, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस की फॉर्मेशन को प्रमोट किया था। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं दोबारा मेन पॉइंट के ऊपर। पहला रीजन मुस्लिम लीग बनाने का ये था कि दिन ब दिन कांग्रेस का जो इन्फ्लुएंस है, कांग्रेस की जो पावर है, कांग्रेस की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, वो दिन ब दिन ग्रो कर रही थी। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस कांग्रेस की, यानी वो दिन ब दिन एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बनती जा रही थी। अब आपके जहनों में ये सवाल आएगा कि सर कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग बनने से क्या ताल्लुक मुस्लिम लीग बनाने का? कांग्रेस जो थी इट वाज अ हिंदू डोमिनेटेड पार्टी। कौन सी पार्टी थी? हिंदू डोमिनेटेड पार्टी थी। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ किसको फेवर करती थी? सिर्फ और सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को फेवर करती थी। किसको फेवर करती थी? हिंदू कम्युनिटी को। वो मुसलमानों को फेवर नहीं करती थी, वो मुसलमानों को फेवर नहीं करती थी। समझ में आई बात? इस वजह से मुस्लिम लीग बनाई गई। इस वजह से, अगर आप लोगों को याद हो, सर सैयद अहमद खान के चैप्टर पढ़ाते हुए मैंने ये बात बताई थी कि सर सैयद अहमद खान जब कांग्रेस बन रही थी ना, उस वक्त सर सैयद अहमद खान बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि सर सैयद अहमद खान को पता था ये पार्टी सिर्फ किसको फेवर करेगी? हिंदूज को। तो पहला रीजन मुस्लिम लीग बनाने का क्या था? क्योंकि कांग्रेस जो थी वो दिन ब दिन पावरफुल होती जा रही थी और वो दिन ब दिन किसको ज्यादा, वो किसको सपोर्ट करती थी? खाली हिंदूज को। पहला रीजन समझ आ गया? अच्छा, जब भी 10 या 14 मार्क का क्वेश्चन होता है ना, तो देखो एग्जामिनर ने जो रीजन दिया होता है ना क्वेश्चन में, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ 1 किसके ऊपर होता है? जो रीजन एग्जामिनर साहब ने डिस्कस किया होता, जो एग्जामिनर ने आपको दिया होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और फ्लैशबैक में लेकर जाऊं। आप लोगों को अगर याद हो, हिंदूज की हमेशा से ये डिमांड होती थी कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाना चाहिए। हिंदूज हमेशा से ऐसी डिमांड्स करते थे जो मुस्लिम्स के बिल्कुल ऑपोजिट हो, मुस्लिम्स के बिल्कुल अगेंस्ट हो। तो कहने का मकसद ये, मुस्लिम लीग बनाने का पहला रीजन हमने क्या स्टैब्लिश किया कि कांग्रेस दिन ब दिन ग्रो कर रही थी, कांग्रेस की डिमांड्स ऐसी थी जो मुसलमानों के फेवर में नहीं थी। इस वजह से मुसलमानों ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का सोचा, जिसको नाम क्या दिया गया? मुस्लिम लीग। ठीक है, पहला रीजन समझ आ गया मुस्लिम लीग बनाने का।
अब आगे हैं, सेकंड रीजन क्या था, अब ये आप पैराग्राफ 2 के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो, सर सैयद अहमद खान पढ़ाते हुए मैंने बात बताई थी, सर सैयद अहमद खान ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, एक इदारा बनाया था जिसको कहा जाता था मोहम्मदन डिफेंस अलायंस। क्या कहा जाता था? मोहम्मदन डिफेंस अलायंस। क्या नाम था? मोहम्मदन डिफेंस अलायंस। अच्छा, आप लोगों को जाहिर है कि हिस्ट्री सबका शौक नहीं होता, लेकिन मेरे नोट्स के अंदर, बुकलेट्स के अंदर भी ये बात मेंशन है कि इनिशियली मोहम्मदन डिफेंस अलायंस का नाम था यूनाइटेड पेट्रियोटिक अलायंस। ये सिर्फ रिवाइज कराने के लिए बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4, यूनाइटेड पेट्रियोटिक अलायंस। ये किसने बनाई थी? सर सैयद अहमद खान ने, जिसका आगे चल के नाम क्या हो गया? मोहम्मदन डिफेंस अलायंस। ठीक है, ये क्या था बेटा? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर मुसलमान आपस में मिलकर पॉलिटिकल मसले मसाइल डिस्कस करते थे, पॉलिटिक्स की बातें करते थे। ये ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर मुसलमान मिलकर, जिसके अंदर आगे मुसलमान बैठते थे, मिलते थे और पॉलिटिकल मसले मसाइल डिस्कस करते थे। अब मेरी एक बात सुनना, सर सैयद अहमद खान ने ये क्यों बनाया? क्योंकि सामने हिंदूज क्या बना रहे थे? हिंदूज की पॉलिटिकल पार्टी क्या बन चुकी थी? कांग्रेस। तो सर सैयद ने सोचा मुसलमानों के लिए भी ऐसा कोई इदारा बनाया जाना चाहिए जिसका नाम था मोहम्मदन डिफेंस अलायंस। अब तक मैं पॉइंट पे नहीं आया हूँ, मैंने अब तक सेकंड रीजन नहीं समझाया, अभी तक सिर्फ बैकग्राउंड दिया है। अब सुनिएगा, जब सर सैयद अहमद खान की डेथ होती है 1898 के अंदर, तो उसके बाद मोहम्मदन डिफेंस अलायंस जो सर सैयद ने बनाई होती है उसका रोल कम होता जाता है, क्योंकि सर सैयद चले गए। तो उस इदारे की देखभाल करने के लिए, उस इदारे को नरिश करने के लिए और कोई बंदा मौजूद नहीं होता है। तो अब मुसलमानों को ये दिन ब दिन एहसास हो रहा होता है कि यार मोहम्मदन डिफेंस अलायंस जैसा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो वो दूसरा प्लेटफॉर्म मुसलमान क्या बनाते हैं? मुस्लिम लीग। क्या बनाते हैं? मुस्लिम लीग। सेकंड रीजन समझ आ गया? कोई मसला है यहाँ तक? डज दैट मेक सेंस? सेकंड रीजन ये था लीग बनाने का, ठीक है। अब आगे आ जाए, अब हम आते हैं थर्ड रीजन के ऊपर, P3 पैराग्राफ नंबर 3, ठीक है। अच्छा देखो, 1885 में जब हिंदूज की अपनी पार्टी बन गई कांग्रेस, क्या बन गई? हिंदूज की अपनी पार्टी बन गई जिसका नाम क्या था? ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या बन गई? पार्टी बन गई जिसका नाम क्या था? ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस। बेटा इस ये जैसे ही पार्टी बनी ना, तो उसके बाद हिंदूज भरम में आ गए, ठीक है। हिंदूज एकदम चौड़े में आ गए, ठीक है, जिस तरह आप लोग आते हैं, ठीक है। वो चौड़े में आ गए कैसे? उन्होंने आके बोला कि अब तो हम मुसलमानों को इनका मजहब प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। अब हम मुसलमानों को हिंदूज ने डिफरेंट मूवमेंट्स स्टार्ट की, आर्य समाज मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट्स। ये क्या थी? शुद्धि का मतलब होता है किसी को प्योर करना, किसी को प्योर करना। तो उसके अंदर हिंदूज है ना अपनी रिलीजियस बुक्स की टीचिंग्स जबरदस्ती दूसरों पर इम्पोज करते थे। तो अब मुसलमानों के ऊपर जुल्म होने लगा। अब मेरी एक बात आप लोग सोच के बताओ मुझे, आप लोग अपने दिमाग से टेक 5 सेकेंड्स, थिंक एंड टेल मी, एक अकेले बंदे की पावर। मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई चीज डालती है, मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगाती है, ठीक है, आपको लगता है कि भाई गवर्नमेंट मुझसे बहुत ज्यादा टैक्स ले रही है, आप अकेले अगर उस टैक्स को प्रोटेस्ट करोगे तो क्या गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ेगा? घंटा नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक सियासी जमात है, अगर आपके पास एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो गवर्नमेंट की आप ईंट से ईंट बजा सकते हो। तो इसीलिए जब हिंदूज ने जबरदस्ती मुसलमानों को कन्वर्ट करना शुरू किया, हिंदूज ने अपनी मूवमेंट्स स्टार्ट की। कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की? जैसे आर्य समाज, ठीक है, शुद्धि मूवमेंट्स स्टार्ट की। इन्होंने मुसलमानों को फोर्सफुली क्या करने की कोशिश की? कन्वर्ट। तो अब मुसलमान, इंडिविजुअल मुसलमान क्या कुछ कर सकते? नहीं। तो मुसलमानों ने बोला अगर इस चीज से बचना है, अपने दीन पर रहना है, तो हमें अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। इस वजह से उन्होंने क्या बनाई? मुस्लिम लीग। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर आगा खान 3, सुल्तान मोहम्मद शाह जो थे, उनको ये बात बखूबी पता थी कि हिंदूज हमारे राइट्स के ऊपर ऑक्यूपाई कर लेंगे, हिंदूज जबरदस्ती हमें फोर्सफुली कन्वर्ट करेंगे। तो इस वजह से ऐसे बड़े बड़े जो हमारे उस वक्त मुसलमानों के लीडर्स थे,
उन्होंने क्या बोला कि हमें अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए जिसका क्या नाम होना चाहिए, मुस्लिम लीग। समझ में आ गई बात। ये आपका पैराग्राफ नंबर 3 हो गया, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 4, उस पर जाने से पहले मैंने 3 रीजंस लिखे हैं, ठीक है। जो 3 रीजंस मैंने समझाए, इसकी समरी कर सकते हो तुम रजीन? कर सकते हो? बताओ फटाफट से, जल्दी से, आसान जबान में बताना। दिन ब दिन क्या होती जा रही थी, पावरफुल। तो उनके इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए हमने क्या बनाई, अपनी मुस्लिम लीग बनाई। पहला हो गया, ठीक है। दूसरा बताओ, दूसरे, हाँ, अलायंस बनाया था। शाबाश, गुड। नहीं, जब सर सैयद की डेथ हुई तो मोहम्मद एंड डिफेंस अलायंस की पावर रोल कम हो गया, तो अब मुसलमानों को याद आने लगी। याद जब आती है तो अब उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद उन्होंने सोचा हमें दूसरे एक इदारा बनाना। और थर्ड के अंदर क्या बताओगे? हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये नहीं लिखेंगे, हाँ, चौड़े में आ गए थे, मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, ये मेरा, हाँ, शुद्धि मूवमेंट्स। हाँ, तो उनसे बचने के लिए और मुसलमानों ने देखा हमें जबरदस्ती अपना दीन नहीं छुड़वाया जाए, इसलिए उनको पावर चाहिए थी। पावर कैसे आती है, क्या बनाओ, पॉलिटिकल। क्लियर हो गई यहाँ तक? कोई मसला है बाद में? अब आगे आते हैं पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर। अच्छा, हिस्ट्री के अंदर एक मजे की बात यह है, हिस्ट्री के अंदर, कि आप जो है ना, अगर आगे पीछे के इवेंट से कनेक्ट करेंगे तो आपको रीजनिंग मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप आगे पीछे के इवेंट से कनेक्ट करेंगे, आगे पीछे के इवेंट्स क्या थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के, अगर आप लोगों को याद हो, सिमला डेप्यूटेशन और पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, अगर तुम लोगों को रिवाइज करना हो जरूर वीडियोस देख लेना, क्योंकि चैप्टर नंबर 6, 7 ये सब कनेक्टेड चैप्टर्स हैं, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, मुसलमानों और ब्रिटिश के रिलेशंस अच्छे हो गए थे। क्या हो गए थे? मुसलमानों और ब्रिटिश के रिलेशंस आपस में अच्छे हो गए थे। तो अब मुसलमानों ने ये सोचा कि हमारे ताल्लुकात ब्रिटिश के साथ अच्छे हो गए हैं, अब मुसलमानों की सिमला डेपुटेशन भी सक्सेसफुल हो गई थी। मुसलमानों ने ये देखा कि ब्रिटिश हमारी बात मान रही, हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे हैं, तो मुसलमानों ने बोला भाई यही मौका है लाला, इसी पर चौका मार दो और अपनी एक पार्टी बना लो। डज दैट मेक सेंस? कोई मसला है यहाँ तक? दोबारा से मैं आपको बता दूं, वी आर ट्राइंग टू पुट इट इन अदर वर्ड्स। देखो, सर सैयद अहमद खान ने इतनी मेहनत जब की थी, तो उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, सिमला डेपुटेशन हुआ, इन दोनों इवेंट से, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ, सिमला डेपुटेशन हुआ, इन दोनों इवेंट से ब्रिटिश और मुसलमानों के रिलेशंस आपस में अच्छे हो गए। अब मुसलमानों ने ये देखा कि अगर हमें इस रिलेशन से, इम्प्रूव्ड रिलेशंस का फायदा उठाना है लॉन्ग टर्म के अंदर, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। अगर मेरे तुम्हारे साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और अगर मैं चाहता हूँ ये लंबे अरसे तक अच्छे रहें, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसी तरह मुसलमानों ने बोला कि हमें अगर ब्रिटिश के साथ अच्छे रिलेशंस रखने हैं तो हमें अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी, तो ही हमारे ब्रिटिश से जो ताल्लुकात हैं वो लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छे हो जाएंगे। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? ये आपके पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर आएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप आएंगे पैराग्राफ नंबर 5, ठीक है। अब अगले पैराग्राफ के अंदर 5वां रीजन हम लिखेंगे। देखो, मुसलमानों को इस चीज का बखूबी आइडिया था, मुसलमानों को इस चीज की बहुत अच्छी जो है ना वो एहसास हो चुका था कि हम लोग मईशत, माशी तौर पर यानी इकोनॉमिक तौर पर पैसे कमाने वाइज और तालीमी याफ्ता कम्युनिटी नहीं है। मुसलमानों को ये चीज का खूब आइडिया था कि हम लोगों के पास ना अच्छी एजुकेशन है
और ना अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है। मुसलमानों ने फिर उसके साथ ये भी सोचा कि हमारे पास क्यों ये दो चीजें नहीं है, हिंदूज के पास तो थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो थी वो मुसलमानों को कभी एक सेपरेट कम्युनिटी के तौर पर, रिस्पेक्टेड कम्युनिटी के तौर पर ट्रीट नहीं करती थी। मेरा यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन है, मुझे आप लोग इस चीज का बताएं कि अगर एक कम्युनिटी को आप एक्सेप्ट कर, जैसे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, आप अगर एक कम्युनिटी को एक्सेप्ट करते हो तो कैसे पता चलता है आप उस कम्युनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो? हाउ डू यू नो दिस? हम उनको फेवर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आज तक ब्रिटिश ने हमें कभी भी फेवर प्रोवाइड नहीं किया था, और हिंदूज को तो मिल रहे थे इकोनॉमिक फेवर, एजुकेशनल फेवर। तो मुसलमानों ने ये देखा कि जब तक हमारे पास अपनी एक पार्टी नहीं होगी, हम अपनी इन चीजों के एजुकेशनल और इकोनॉमिक राइट्स को आगे प्रमोट नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से मुसलमानों ने क्या बनाया? मुसलमानों ने बनाया मुस्लिम लीग। डज दैट मेक सेंस? बिकॉज हिंदूज के पास ये दोनों चीजें थी, हमारे पास नहीं थी। आर वी क्लियर ऑन दिस? आगे चले, अब पैराग्राफ नंबर 6 पर आए। हाँ नहीं, अगर 10 मार्क्स का होगा तो 5 पैराग्राफ्स बनाओगे, 14 मार्क्स का होगा तो यू विल गो फॉर 6 to 7 पैराग्राफ्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब आप आ गए हैं पैराग्राफ नंबर 6 के ऊपर। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस चीज का आपको जिक्र किया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से किसको फायदा हो रहा था? पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था उससे फायदा हो रहा था मुसलमानों को। किसको फायदा हो रहा था? और हिंदूज ने देखा कि मुसलमानों को क्या हो रहा है? फायदा। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट हिंदूज ने क्या स्टार्ट की थी? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के अंदर क्या था? हिंदूज जो थे वो ब्रिटिश के सारे गुड्स को जला देते थे, ब्रिटिश के गुड्स को बॉयकॉट करते थे। जब मुसलमानों ने ये देखा कि यार हिंदूज हमारी खुशी से बिल्कुल खुश नहीं है, यानी हिंदूज जो है वो हमारे से जलते हैं, तो इससे क्या हुआ? इससे हिंदूज और मुसलमानों के अंदर जो है ना वो राइवलरी बढ़ गई। और बेटा, जब भी दो कम्युनिटीज के अंदर राइवलरी बढ़ती है, मिसाल के तौर पे मैं बोलूं तू हिंदू है, तेरी एक मुसलमान से कभी दोस्ती नहीं हो सकती, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कम्युनलिज्म। क्या कहते हैं? कम्युनलिज्म। डज दैट मेक सेंस? अब इस कम्युनलिज्म की वजह से, जब भी कम्युनलिज्म क्या होता है? दो कम्युनिटीज आपस में खुद की आइडेंटिटी के ऊपर लड़े। जब कम्युनलिज्म कहीं पर बढ़ जाता है तो कौन सी कम्युनिटी पिसती है? वो कम्युनिटी पिसेगी। कौन सी? वो कम्युनिटी पिसेगी नहीं जो बेचारी कमजोर होगी। अब मुसलमान माइनॉरिटी में थे तो ये लोग पिस रहे थे। अब मुसलमानों ने अपने आप को कम्युनलिज्म से बचाने के लिए सोचा हमारे पास खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, तो इन्होंने क्या बनाई? मुस्लिम लीग बनाई। कोई मसला यहाँ पर? आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ऑल राइट। पैराग्राफ नंबर 7, P7, पैराग्राफ नंबर 7 के अंदर हम क्या बात लिखेंगे? ठीक है, देखो 1906 के अंदर, 1906 तक मुसलमानों को इस चीज का बहुत अच्छे से आइडिया हो गया था कि हिंदू कम्युनिटी हमें कभी भी फेवर नहीं करेगी, और इससे बड़ा उनको इस चीज की रियलाइजेशन हो गई थी। इस चीज की रियलाइजेशन कि सर सैयद अहमद खान की टू नेशन थ्योरी बिल्कुल सही है। तो अब मुसलमानों ने ये देखा कि हमें सर सैयद अहमद खान की टू नेशन थ्योरी को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना। सर सैयद अहमद खान की टू नेशन थ्योरी क्या थी शीजा? कि मुसलमान और हिंदूज दो अलग अलग नेशंस हैं और ये आपस में कभी साथ नहीं रह सकते। एक गाय को काट के कुर्बानी करके खाता है और एक गाय को माता मानता है, ऐसी दो कम्युनिटीज आपस में साथ नहीं रह सकती। अब 1906 तक मुसलमानों को ये आइडिया हो गया, इस चीज का रियलाइजेशन हो गई, यार हमारी हिंदूज के साथ दाल गलने वाली नहीं है, हमें जो है वो हिंदूज पीसेंगे। तो लिहाजा बेहतर ये है कि सर सैयद अहमद खान की जो टू नेशन थ्योरी है, जो कि अब मुसलमानों को बिल्कुल गलत लगी या सही? बिल्कुल सही, कि हाँ सर सैयद ने सही बोला था। तो अब मुसलमानों ने सोचा कि सर सैयद अहमद खान की टू नेशन थ्योरी को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दी जाए, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दी जाए। तो वो कैसे और इस वजह से
सर सैयद की टू नेशन थ्योरी को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देने के लिए मुसलमानों ने क्या बनाई? मुस्लिम लीग बनाई। डज दैट मेक सेंस? कोई मसला? अब ये हमारा आंसर यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, ताकि अगर किसी को इसकी जगह पर ये लिखना हो या कोई और पॉइंट लिखना हो तो ये आपके पास एक चॉइस छोड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या चीज है? देखो, अगर आपको सिमिलर डेफिनेशन याद हो, सिमिलर डेफिनेशन, जरा सिमिलर डेफिनेशन की ये डिमांड पड़े, मुसलमानों के पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए मुसलमानों के पास? सेपरेट इलेक्टोरेट्स। क्या होने चाहिए मुसलमानों के पास? सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, ठीक है। ये किसकी डिमांड थी? मुसलमानों की डिमांड थी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होते हैं? नहीं, शामिल सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होते हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब ये होता है कि एक मुसलमान बंदा इलेक्शन लड़ेगा, यानी मुसलमानों को सुनना गौर से इसको। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के जरिए समझा दूं तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा उसको समझना। ये देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये मुसलमान है, फर्ज कर लो ये मुसलमान है, और ये आपके पास दूसरी तरफ है हिंदूज, ठीक हो गई बात। अब हिंदूज बोलते थे कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा, एक बंदा जिसको इलेक्शन के लिए जो लड़ेगा, जिसको हम कहते हैं कैंडिडेट, क्या कहते हैं? कैंडिडेट, जो इलेक्शन लड़ेगा। हिंदूज बोलते थे हमारी मर्जी, हम अपनी तरफ से एक मुसलमान को भी बेच सकते हैं और एक हिंदू को भी बेच सकते हैं, जिसको भी हम खड़ा करें हमारी मर्जी। मुसलमानों ने बोला नहीं, अगर यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट सिर्फ कौन इलेक्ट करके भेजेगा? मुस्लिम्स, यानी हिंदूज एक मुस्लिम को अपॉइंट नहीं कर सकते, मुसलमान ही मुस्लिम को एक अपॉइंट करेंगे कैंडिडेट को और उसको वोट करेंगे। समझ में आ गई बात? ये कहलाता है सेपरेट इलेक्टोरेट। बेटा ये सेपरेट इलेक्टोरेट हमने ब्रिटिश से कब मांगा था? इन सिमला डेपुटेशन। अब मेरी एक बात जरा गौर से सुनो, जब ये इलेक्शन होते तो सेपरेट इलेक्टोरेट भी चलो आपने मांग लिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के बगैर इसका फायदा था? कोई भी बंदा जो इलेक्शन लड़ता है वो किसी पार्टी से लड़ेगा। अब आप बोलो नहीं सर, पार्टी के बगैर भी तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। हाँ लड़ सकते हैं, लेकिन उस वक्त के मुसलमान क्या इतनी तादाद में थे कि पार्टी सपोर्ट के बगैर कोई इंडिविजुअल जीतता? नहीं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ कब फायदा पहुंचाता हमें? जब हमारे पास एक खुद की सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी होती। तो इस वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट से फायदा उड़ाने के लिए हम लोगों ने क्या बनाई? हम लोगों ने बनाई एक खुद की सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम लीग। यहां तक कोई मसला, कोई इशू है? बात क्लियर हो गई कि ये मुस्लिम लीग बनी क्यों, ठीक है। दीज आर द रीजंस, अपने पास ये लिख लो। वाई वॉज मुस्लिम लीग फाउंडेड? एक क्वेश्चन लिखो, वो 7 मार्क्स में भी आ सकता है। जब 7 मार्क्स में आएगा तो तुम लोग कितने रीजन लिखोगे? कोई से भी 3, एनी 3 रीजन। जब 7 मार्क्स में आएगा लिखो अपने पास। वाई वॉज 3 3 3 3। 7 मार्क्स में कोई ओपिनियन नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल गलत बात है ये, कोई ओपिनियन नहीं होता है, ठीक हो गई बात। लेकिन अपने पास वाई वॉज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वाई वॉज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड